गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजय चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों अपन औषधीय फसलों के बारे में बात कर रहे थे। अपने जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे थे, उनकी अपन स्टडी कर रहे थे। तो कुछ औषधीय पादप है उनके बारे में आज और अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए औषधीय पादप हैं जिनका आज अपन अध्ययन करेंगे तो वही देखिए रतनजोत। रतनजोत औषधीय पादप होता है, नाम सबने सुना होगा। ठीक है दोस्तों, रतनजोत होता है जिसको जेट्रोपा या होउबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपन बात करते हैं रतनजोत की। रतनजोत जिसे जेट्रोफा या होउबा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों रतनजोत की अपन बात कर रहे हैं तो जो रतनजोत होता है उसको जेट्रोपा या होउबा के नाम से भी जाना जाता है। अपन इसके बात करते हैं इसके वनस्पतिक नाम की। तो रतनजोत का वनस्पतिक नाम होता है जेट्रोपा कर्कस। देखिए रतनजोत का जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है जेट्रोपा कर्कस। ठीक है दोस्तों, जेट्रोपा कर्कस इसका वनस्पतिक नाम होता है। अपन बात करते हैं इसके कुल की, तो इसका कुल होता है U4BAC। पहले भी सुना होगा U4BAC कुल जो आंवला होता है उसका भी कुल माना जाता है U4BAC। ठीक है, U4BAC इसका कुल होता है। उत्पत्ति स्थान की यदि अपन बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है उत्तरी पश्चिमी या फिर मध्य भारत। उत्तरी पश्चिमी या मध्य भारत। ठीक है दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी या मध्य भारत जेट्रोपा या रतनजोत का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बात करते हैं अपन वनस्पतिक नाम की, तो जेट्रोपा कर्कस वनस्पतिक नाम होता है। इसका कुल होता है U4BAC। और इसकी बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की, तो उत्पत्ति स्थान होता है मध्य भारत या उत्तरी पश्चिमी एशिया, या जो उत्तरी पश्चिमी एशिया है। देखिए उत्तरी पश्चिमी एशिया या मध्य भारत इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है, अपन बात करते हैं उपयोगी भाग की। उपयोगी जो भाग होते हैं इसके रतनजोत का जो उपयोगी भाग होता है वो होता है बीज। रतनजोत का उपयोगी भाग होता है बीज। ठीक है दोस्तों, बीज जो होता है उनसे तेल निकाला जाता है, तेल प्राप्त होता है और वो उस तेल का उपयोग जैव ईंधन या बायोडीजल बनाने के रूप में किया जाता है। और उस जैव ईंधन का प्रयोग वर्तमान समय में वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है। यानी कि पेट्रोल डीजल के स्थान पर जो जैव ईंधन या जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है वो रतनजोत के बीजों से तैयार किया गया एक बायोफ्यूल होता है। ठीक है, तो रतनजोत का जो उपयोगी भाग होता है वो होता है बीज। तो रतनजोत के जो बीज होते हैं ना उन बीजों में 38% तेल, रतनजोत के बीजों में 38% तेल और 18% प्रोटीन पाया जाता है। 18% प्रोटीन। रतनजोत के बीजों में 38% तेल और 18% प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। रतनजोत के जो बीज होते हैं ना उसमें तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 38% तेल की मात्रा होती है। और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 18% प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन उपयोगी जो रसायन होता है, उपयोगी जो रासायनिक तत्व होता है। ठीक है, उपयोगी जो रसायन होता है जो रतनजोत के बीजों में पाया जाता है वो होता है जेट्रोफिन। वो क्या होता है दोस्तों, जेट्रोफिन। जेट्रोफिन। ठीक है, और जो रतनजोत होता है ना, रतनजोत होता है इसको जो बायोफ्यूल प्लांट भी कहा जाता है। रतनजोत होता है इसको बायोफ्यूल प्लांट भी कहा जाता है। यानी कि जो जैव ईंधन प्लांट होता है उसके नाम से भी रतनजोत को जाना जाता है। तो देखिए लिख लीजिए रतनजोत को बायोडीजल यानी कि जैव ईंधन बायोडीजल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए याद रखना इस बात को, बायोडीजल प्लांट के नाम से किस औषधीय पादप को जाना जाता है, तो बायोडीजल प्लांट के नाम से रतनजोत को जाना जाता है। एग्जाम में जेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012-13 के लगभग आया था क्वेश्चन। कौन सा औषधीय पादप होता है जिससे जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है, तो रतनजोत ऐसा क्या होता है
औषधीय पादप होता है, मेडिसिन प्लांट होता है जिसके द्वारा जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कर लो इसे। जेट्रोफा, कर्कश, यूफोर, बीएससी, उत्पत्ति स्थान उत्तरी पश्चिमी एशिया, मध्य भारत। उपयोगी भाग जो होता है वो बीज होते हैं और बीजों में 38% तेल और 18% प्रोटीन पाया जाता है। उपयोगी रसायन जेट्रोपिन होता है और जो रतनजोत को बायोडीजल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रतनजोत के बीजों से जो तेल प्राप्त होता है ना उसका प्रयोग जैव ईंधन बनाने में किया जाता है। ठीक है ना, लिख लो ये प्रयोग जैव ईंधन। रतनजोत के जो बीज होते हैं ना उनका प्रयोग जैव ईंधन बनाने में किया जाता है। फटाफट नोट डाउन कर लो इसे। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। आगे बात करते हैं अपन पुष्पक्रम की, यानी कि जो रतनजोत का जो पुष्पक्रम होता है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों रतनजोत का जो पुष्पक्रम होता है इसको रेशीम, रतनजोत का जो पुष्पक्रम होता है इसको रेशीम या रेशीमी कहा जाता है। रतनजोत का जो पुष्पक्रम होता है उसे रेशीम या रेशीमी कहा जाता है। और जो फल का प्रकार होता है, फल प्रकार, रतनजोत के फल का जो प्रकार होता है उसको कैप्सूल कहा जाता है। रतनजोत के फल का प्रकार होता है उसको कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रतनजोत का जो पुष्पक्रम होता है उसको रेशीम या रेशीमी कहा जाता है और फल का प्रकार होता है कैप्सूल। और रतनजोत का जो फल का प्रकार होता है ना कैप्सूल, तो उस कैप्सूल में से 3 से 4 बीज प्राप्त होते हैं। 3 से 4 बीज प्राप्त होते हैं। रतनजोत के फल का प्रकार कैप्सूल होता है और एक कैप्सूल से 3 से 4 बीज प्राप्त होते हैं। इसको भी नोट जरूर कर लेना। रतनजोत के कैप्सूल यानी कि रतनजोत के फल का प्रकार होता है कैप्सूल और कैप्सूल में से कितने बीज निकलते हैं, लगभग 3 से 4 के आसपास से बीज निकलते हैं। और अपन बात करते हैं इन बीजों के परीक्षण भार की। तो देखिए परीक्षण भार, रतनजोत के बीजों का जो परीक्षण भार होता है वो कितना होता है। पहले अपन बात करते हैं परीक्षण भार की। परीक्षण भार क्या होता है, तो देखिए दोस्तों 1000 बीजों का जो भार होता है ना, 1000 बीजों का भार, देखिए 1000 बीजों का भार होता है उसको परीक्षण भार कहा जाता है। और रतनजोत का परीक्षण, रतनजोत के बीजों का जो परीक्षण भार होता है यानी कि 1000 बीजों का जो भार होता है वो होता है 100 से 150 ग्राम। ठीक है दोस्तों, रतनजोत के बीजों का परीक्षण भार कितना होता है, 100 से 150 ग्राम। और बात करते हैं अपन परीक्षण भार की, तो परीक्षण भार पता चल गया होगा क्या होता है। 1000 बीजों का जो भार होता है उसको परीक्षण भार कहा जाता है और 100 बीजों का जो भार होता है उसे बीज सूचकांक कहा जाता है। परीक्षण भार को टेस्ट वेट भी कहा जाता है। देखिए टेस्ट वेट या परीक्षण भार यानी कि 100 बीजों का भार होता है वो होता है 100 से 150 ग्राम। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन जलवायु की। तो रतनजोत की जो पादप होते हैं या पौधे होते हैं उनके लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो रतनजोत के पादपों के लिए शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु उपयुक्त मानी जाती है रतनजोत की खेती के लिए, रतनजोत के पौधों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन प्रवर्धन की। तो रतनजोत का जो प्रवर्धन होता है वो बीज व कलम के द्वारा किया जाता है। रतनजोत का जो प्रवर्धन होता है वो बीज व कलम के द्वारा किया जाता है। कलम लेते हैं अपन लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 से 15 सेंटीमीटर जो लंबी कलम होती है वो प्रयोग में लेते हैं। और प्रवर्धन यदि बीजों के द्वारा करते हैं तो बीज दर लेते हैं अपन प्रति हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 केजी, 1.5 से 2 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से अपन बीज दर प्रयोग में लेते हैं। यदि प्रवर्धन करते हैं अपन कलम के द्वारा तो कलम की जो लंबाई होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। और यदि बीजों के द्वारा अपन प्रवर्धन कर रहे हैं तो 1.5 से 2 केजी बीज प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होते हैं। तो 1.5 से 2 केजी बीजों के हिसाब से अपन प्रति हेक्टेयर में यानी कि लगभग 4 बीघा में रतनजोत के 2500 प्लांट लगा सकते हैं। यानी कि 1 हेक्टेयर में जो रतनजोत के अपन प्लांट लगा सकते हैं उनकी संख्या होती है 2500। ठीक है दोस्तों, फटाफट नोट डाउन कर लो। पुष्पक्रम रेशीम या रेशीमी होता है, फल का प्रकार कैप्सूल होता है, एक कैप्सूल में 3 से 4 बीज निकलते हैं। और उन बीजों का जो परीक्षण भार होता है ना, टेस्ट वेट होता है वो होता है 100 से 150 ग्राम।
जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। प्रवर्धन बीज व कलम के द्वारा होता है। कलम 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी प्रयोग में लेते हैं और यदि बीजों के द्वारा प्रवर्धन करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 केजी बीज प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग में लेते हैं। और जिस हिसाब से अपन 1.5 से 2 केजी बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेते हैं तो 1 हेक्टेयर में लगभग 2500 पौधे लगाए जा सकते हैं। तो फटाफट नोट डाउन कर लो इसे। ठीक है, मिटा देता हूं मैं। अब बात करते हैं अपन पुष्पन के समय की, यानी कि रतनजोत का जो पादप होता है ना उसमें पुष्प कब खिलते हैं, पुष्पन की क्रिया कब होती है। तो देखिए पुष्पन समय, पुष्पन का जो समय होता है वो देखिए दोस्तों, पुष्पन समय तो जो पुष्पन की जो क्रिया होती है वो होती है एक तो सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर और मार्च अप्रैल, सितंबर अक्टूबर और मार्च अप्रैल में पुष्पन की क्रिया होती है। यानी कि पुष्पन का जो पुष्प खिलने का जो समय होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर और मार्च अप्रैल। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं उपयोग की, यानी कि जो रतनजोत होता है ना उसका क्या उपयोग होता है, रतनजोत जो औषधीय पादप होता है ना उसका क्या उपयोग होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है देखिए जैव ईंधन, यानी कि इसके बीजों से जो तेल प्राप्त होता है उनका प्रयोग जैव ईंधन के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला जो है वो है कैंसर के लिए है, कैंसर रोगियों के लिए, यानी कि कैंसर के रोगियों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगला जो है वो है दाद खाज खुजली, यानी कि दाद खाज खुजली नामक जो बीमारियां होती है उनके लिए भी रतनजोत के जो बीजों से तेल निकाला जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन उपज की। तो रतनजोत की उपज अपने को प्राप्त हो जाती है लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसके बीजों की अपने को उपज प्राप्त हो जाती है। तो पुष्पन यानी कि फूल आने का समय होता है सितंबर अक्टूबर और मार्च अप्रैल। उपयोग होता है जैव ईंधन के लिए, कैंसर रोगियों के लिए और दाद खाज खुजली के लिए। और इसकी जो उपज होती है ये होती है 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को इसके बीजों की उपज प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, फटाफट नोट डाउन कर लो इसे ताकि इसके बाद अपना आगे वाली औषधीय फसल पढ़ें। ठीक है दोस्तों, पुष्पन का जो समय होता है वो होता है इसमें सितंबर अक्टूबर या मार्च अप्रैल। उपयोग होता है जैव ईंधन, कैंसर रोगियों के लिए, वो दाद घाज खुजली के लिए। और इसकी जो उपज रखी जाती है वो होती है 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन इसकी बीज दर प्राप्त कर सकते हैं। और जो बीज इसकी उपज प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी जो बीज दर होती है वो होती है मात्र 1.5 से 2 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, अपन अगली औषधीय फसल का अध्ययन करते हैं। तो अगली औषधीय फसल है तुलसी। ठीक है, देखिए अपनी आगे वाली जो औषधीय फसल है वो है तुलसी। और तुलसी को भारतीय धर्म में पवित्र पौधा भी माना जाता है। तुलसी को भारतीय धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है। ठीक है, इसके वानस्पतिक नाम की अपन बात करते हैं। तो इसका जो वानस्पतिक नाम होता है, देखिए वानस्पतिक नाम होता है ओसीमम स्पीशीज। तुलसी का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है ओसीमम स्पीशीज। ठीक है, इसके कुल की यदि अपन बात करते हैं तो इसका कुल होता है लेमिएसी। इसका कुल होता है लेमिएसी या लेबिएटी। तुलसी का जो कुल होता है वो लेमिएसी या लेबिएटी होता है। और बात करते हैं अपन इसके उत्पत्ति स्थान की। तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है उत्तरी पूर्वी एशिया या भारत। ठीक है, उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है उत्तरी पूर्वी एशिया
उत्तरी पूर्वी एशिया या भारत। ठीक है दोस्तों, तुलसी का वानस्पतिक नाम होता है ओसीमम स्पीशीज, कुल होता है लेमिएसी या ये लेबिएटी। उत्पत्ति स्थान की अपन बात करें तो उत्तरी पूर्वी एशिया या जो भारत है वो तुलसी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है, और इसका जो उपयोगी भाग होता है, देखिए उपयोगी भाग, तुलसी का जो उपयोगी भाग होता है वो होती है पत्तियां और बीज। तुलसी का उपयोगी भाग होता है पत्तियां व बीज। ठीक है दोस्तों, पत्तियां वो बीज होती है और इसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें 0.45% तेल पाया जाता है। तुलसी की पत्तियों में 0.45% तेल पाया जाता है और वो जो तेल होता है ना उसका रंग होता है हरा। तुलसी के जो पत्तियां होती है उनमें 0.45% तक तेल पाया जाता है और उस तेल का जो रंग होता है वो होता है हरा। जैसे पत्तियां जो होती है वो भी हरे रंग की होती है, उसी प्रकार जो तेल निकाला जाता है 0.45% पत्तियों में तेल पाया जाता है, तो उस तेल का जो रंग होता है वो होता है हरा, हरे रंग का तेल होता है। ठीक है, और तुलसी का जो सर्वाधिक उत्पादन है ना अपने भारत में, सर्वाधिक उत्पादन, तुलसी का सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल वो है उत्तर प्रदेश राज्य का। तुलसी का सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तुलसी का सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल जो रखने वाला जो राज्य है भारत का वो है उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं अपन औषधीय तत्वों की। इसमें जो औषधीय तत्व पाए जाते हैं, देखिए औषधीय तत्व या जो औषधीय रसायन पाए जाते हैं, यानी कि तुलसी के जो पत्तियां और जो बीज होती है तो पत्तियों में से तेल प्राप्त होता है और तेल के अलावा पत्तियों बीजों में से पाए जाने वाले जो औषधीय महत्व के तत्व होते हैं वो देखिए दोस्तों, वो होते हैं यूजिनोल। सबसे प्रमुख जो तत्व होता है वो होता है यूजिनोल। यूजिनोल के अलावा प्राप्त होता है अपने को ओसीमम, यानी कि ओसीमम तत्व भी पाया जाता है, ओसीमम व चेविकोल। ओसीमम व चेविकोल ये कुछ औषधीय महत्व के रासायनिक पदार्थ या तत्व होते हैं जो तुलसी के उपयोगी भाग होते हैं। जैसे पत्तियां वो बीज उनसे अपने को प्राप्त होते हैं या उसमें ये पाए जाते हैं, जिसके कारण ही इसका औषधीय महत्व होता है। और पत्तियों में से तेल भी प्राप्त होता है 0.45%, जिसका रंग हरा होता है। सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो फटाफट नोट डाउन करो इसे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तुलसी के पुष्पन का जो समय होता है, यानी कि पुष्पन की जो क्रिया होती है, पुष्पन का जो समय होता है वो होता है दोस्तों सितंबर अक्टूबर। तुलसी में पुष्पन का जो समय होता है वो सितंबर अक्टूबर होता है। और फल पकने का समय, यानी कि बीजों के पकने का जो समय होता है, फल पकने का जो समय होता है वो होता है नवंबर दिसंबर। यानी कि फल जो पकते हैं वो नवंबर दिसंबर के महीनों में पकते हैं और पुष्पन की जो क्रिया होती है वो होती है दोस्तों सितंबर अक्टूबर के महीनों में। ठीक है, इसकी जलवायु की यदि अपन बात करें तो जलवायु होती है उष्ण व उपोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। जलवायु देखिए उष्ण व उपोष्ण, उष्ण व उपोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। और जो उपयुक्त जो तापमान होता है वो होता है दोस्तों 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जो तुलसी में पुष्पन का जो समय होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर, और जो फलन का यानी कि फल पकने का या बीजों के पकने का समय होता है नवंबर दिसंबर। जलवायु उष्ण व उपोष्ण आवश्यक होती है और जो उपयुक्त तापमान होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। ठीक है, इनके जो बीज दर की यदि अपन बात करते हैं, देखिए बीज दर की अपन बात करते हैं तो 250 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। इनके बीज क्या होते हैं, वजन में बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, वजन में बहुत हल्के होते हैं, इसलिए केवल अपने को 250 ग्राम बीजों की ही प्रति हेक्टेयर के लिए आवश्यकता होती है। और देखिए बीज अंकुरण, यानी कि तुलसी के बीजों का जो अंकुरण होता है वो होता है लगभग बुआई के 8 से 10 दिन बाद। ठीक है, 8 से 10 दिन में, यानी कि बुआई के 8 से 10 दिन बाद, बुआई के 8 से 10 दिन बाद तुलसी के बीजों का अंकुरण हो जाता है और बीज दर होती है वो रखी जाती है 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रवर्धन होता है वो प्रवर्धन होता है बीज व कलम के द्वारा। देखिए
प्रवर्धन जो होता है वो बीज व कलम के द्वारा होता है। बीज व कलम के द्वारा होता है। और जो कलम होती है ये 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी कलम प्रयोग में लाई जाती है। तुलसी के प्रवर्धन के लिए कलम प्रयोग में लाई जाती है उसकी लंबाई होनी चाहिए 10 से 15 सेंटीमीटर। और यदि बीजों के द्वारा अपन प्रवर्धन कर रहे हैं तो बीज दर रखी जाती है 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए बीज दर रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो उपयोग होता है, तुलसी का जो उपयोग होता है वो होता है, देखिए उपयोग की यदि अपन बात करें तो इसका जो उपयोग होता है ये होता है डेंटल क्रीम में। डेंटल क्रीम यानी कि जो दांतों को साफ करने की जो क्रीम होती है डेंटल क्रीम, उसका वो जो बनाई जाती है तुलसी के द्वारा। उसमें तुलसी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा माउथ वॉश यानी कि अपने जो दांत होते हैं वो ख़राब हो जाती है, मुंह से बदबू आने लग जाती है, तो एक ये मुंह को साफ करने की होती है माउथ वॉश, उसका प्रयोग किया जाता है। उसमें प्रयोग किया जाता है। एक होता है बेकरी में, यानी कि बेकरियाँ होती है जहाँ पर खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, वो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, उसमें भी तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो खांसी होती है, खप की समस्या होती है, किसी को खप की समस्या होती है, आदि के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है। आदि में तुलसी का औषधीय महत्व होता है। जैसे काशी और खप होती है उसमें प्रमुख रूप से तुलसी का जो काढ़ा बनाया जाता है उस काढ़े में जो तुलसी की पत्तियां होती हैं उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन उपज की। तो अपने को तुलसी के जो बीज होते हैं उनकी उपज प्राप्त हो जाती है। देखिए उपज की यदि अपन बात करते हैं तो 500 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को इसकी उपज प्राप्त हो जाती है बीजों की। ठीक है दोस्तों, तुलसी की जो उपज है ये 500 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है बीजों की। देखिए एक बार और बात करते हैं। पुष्पन का जो समय होता है सितंबर अक्टूबर होता है। फल पकने का जो समय होता है वो नवंबर दिसंबर होता है। जलवायु उष्ण व उपोष्ण आवश्यक होती है और उपयुक्त तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बीज दर 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है और बीज अंकुरण होते हैं 8 से 10 दिन, यानी कि बुआई के 8 से 10 दिन बाद तुलसी के बीजों का अंकुरण हो जाता है। बात करते हैं अपन प्रवर्धन की। तो प्रवर्धन बीजों व कलम के द्वारा किया जाता है। यदि बीजों के द्वारा करते हैं तो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए बीज प्रयोग में लाए जाते हैं। और यदि कलम के द्वारा करते हैं तो कलम की जो लंबाई होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उपयोग होता है डेंटल क्रीम में, माउथ वॉश में, बेकरी में, इसके अलावा काशी में, खप में आदि जो रोग होते हैं उनमें इसका जो उपयोग होता है वो किया जाता है। और तुलसी की जो उपज होती है वो अपने को 500 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अपनी यही पूरी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो औषधीय पादप है वो पढ़ेंगे अपन कल। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना नहीं भूलें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।